ओके। नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर स्मिता सिंह, सिंगापुर से। सिंगापुर में स्थित डॉक्टर स्मिता सिंह एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय परिवर्तन पर शोध एवं अध्ययन का कार्य कर रही हैं। उन्होंने अपने अकादमिक जीवन को जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन के प्रति समर्पित किया है। विद्यार्थियों को जागरूक करने और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बनाने में उनका योगदान सराहनीय है। एक शोधकर्ता और शिक्षिका होने के साथ साथ वे एक लेखिका और कवित्री भी हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं की गहरी झलक मिलती है। साहित्य और विज्ञान का सुंदर संगम उनकी पहचान है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर स्मिता सिंह जी से। नमस्कार स्मिता जी, आपका स्वागत है वीएसएस के मंच पर। नमस्कार अनुसुया जी। जी। और सिंगापुर से स्मिता सिंह का आपने जो परिचय दिया है, बहुत ही सुखद अनुभव है हिंदी से जुड़ने का। और इस मंच पे आज मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, तो एक अच्छी अनुभूति है। और हम भारतीय हैं और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। जी। तो जब हम काम करने जाते हैं तो प्रायः ज्यादातर हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है वो इंग्लिश होती है, सिंग्लिश होती है। जी। खास करके जो मेरे प्रोफेशन में है, हिंदी से जो है वो दूर दूर से नाता नहीं है, और लोग भी हिंदी भाषी वहाँ कोई भी नहीं है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। जी। तो मेरे लिए जो ये मंच है, जी। मेरे जो अंतर मन के जो उद्गार हैं, भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, और हिंदी मेरी मातृभाषा है, तो एक मंच जो है वो मुझे चाहिए था। और समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। धन्यवाद सभी लोगों का है। आप जितने भी लोग हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, आप हो, चित्रा जी हो, तो ये जितने भी लोग हैं इनसे जो मैं जुड़ी और सीखने का अवसर मिला, क्योंकि लिखना और पढ़ना जो था ये मेरा प्रयास तब से है जब मैं बैचलर ऑफ साइंस कर रही थी रांची वुमेन्स कॉलेज से। तो मैं लिखती वहां भी थी, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखती थी, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखती थी। पटना एडिशन, जब पटना आई तो पटना एडिशन के लिए लिखती थी। और जो विषय होता था वो हमेशा पर्यावरण से संबंधित होता था। तो ये जो कविता का जो मुझे एक बोलने का, लिखने का जो एक नया जो अनुभव हुआ यहाँ, वो भारत में नहीं हुआ, वो सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर में। जी। यस। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग। कभी वहाँ जी। वो चीज़, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ बहुत सारे लोगों की, जो लोगों ने मुझे मंच पे बोलने का अवसर दिया। और बहुत ही शुरुआत में मैं बहुत कच्चा ही लिखती थी। जी। तो मैं सीख रही हूँ, हाँ हाँ। और सीख रही हूँ, तो अब बहुत अच्छा करूँ, बस यही आशा करती हूँ। जी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर विषय पर काम करने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? अच्छा अनुसुया जी, धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। जी। जो मैं मास्टर्स इन साइंस हूँ, हम्म। तो जो मेरा सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस है। जो जी। मास्टर्स इन साइंस है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस है। हम्म। और जो मेरा पीएचडी है, जो शोध का विषय था, जी। वो शोध का विषय जो था वो था मेरा ऑटो एग्जॉस्ट पॉल्यूशन, मतलब जो वाहन से निकला जो धुआं है हम्म। और प्रदूषण है। हम्म। तो ऑटो एग्जॉस्ट पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। अच्छा। तो ये चीज हम आज बहुत सस्टेनेबिलिटी की बातें करते हैं, लेकिन जब मुझे पर्यावरण में मास्टर्स इन साइंस किया, और मुझे मेरे सुपरवाइजर जिनके अंतर्गत मैंने अपना शोध किया, जिनका नाम डॉक्टर चंद्रावती जी हैं, जिनसे आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ, हम्म। तो उन्होंने बोला कि स्मिता कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत कठिन है ये, क्योंकि आपको चार मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन है
वहां पर हाई वॉल्यूम सैम्पलर और रिस्पिरेटरी डस्ट सैम्पलर, ये जो दो है ना, दीज आर इक्विपमेंट्स। हम्म। तो आपको व्हीकल्स से जो आने वाला जो ईंधन से जो मतलब व्हीकल से आने वाला जो धुआं है, जो स्मोक है, सॉरी, धुआं इज नॉट ए गुड वर्ड, नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड हियर। आई थिंक दिस इज, या जो उससे निकलता है जो स्मोक, तो वहां से हम लोगों को एक हाई वॉल्यूम सैम्पलर इक्विपमेंट है, उस पे हम लोगों को उसको मेजर करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन कितना है, हाइड्रोकार्बन्स कितना है। तो 0.5 माइक्रॉन्स के जो पार्टिकल्स हैं जो हम इनहेल करते हैं, दैट इज कॉजिंग अस्थमा to people, especially in Delhi. Delhi was my one of my traffic टारगेटेड intersection. एरिया। That was ITO office in a ITO के पास पहला था मेरा, दूसरा था हैदराबाद, एंड देन कोलकाता, एंड देन द फोर्थ वन वाज मेजर। हम्म। सो नाउ मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। इस सिलसिले में मैं बॉम्बे गई और बस ऐसे ही मैंने इंटरव्यू दिया जाकर वहां पर मास्टर प्लान 2, बॉम्बे सीवेज डिस्पोजल मास्टर प्लान 2, वहां मैंने इंटरव्यू दिया। तो मैंने, पता नहीं था, मैंने न्यूज़पेपर में देखा और मैंने जाके बस ऐसे दिया था उनको। और उस समय मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि देकर देखते हैं, शायद, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कंपनी शायद मुझे नहीं लेंगे। लेकिन मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, इतना मेजर जो प्रोजेक्ट था मॉट मैकडोनल्ड इंजीनियरिंग का और पीएचई कंसल्टेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कंसल्टेंट का, आरवी एंडरसन एसोसिएट्स कनाडा का, ये तीन का जॉइंट कोलेबोरेशन था। तो ये, सो वो इंटरव्यूअर्स थे, तो उन्होंने बोला कि यू विल लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स about environmental impact assessment and environmental monitoring and management plan, and we love to hire you, but you have to like learn and implement these, and we will you will be working under us. तो मैंने वहां से ये जो काम शुरू किया, तो एक जो कहते हैं ना कि किसी भी चीज से प्रेम हो जाना होता है, कि पीएचडी तो मैं कर रही थी, पीएचडी तो पूरा हुआ नहीं था, अब बीच में नौकरी मिल गई। तो वो मैंने अपने सुपरवाइजर को फोन किया कि मुझे एक नौकरी मिली है, सैलरी जो भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ का $1 million प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा ब्रेक लो और तुम काम सीखो, मैं तो हूँ इसमें। तो मैंने वहां से जो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में उस समय तो नहीं सोचा था, लेकिन वहां पर मैंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, मतलब जो कहते हैं ना कि पर्यावरण के बारे में आकलन, जी। जी। पर्यावरण का जो है ना कि किस चीज का आकलन कैसे करते हैं, जैसे, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान, तो वहां पर मैंने उस प्रोजेक्ट में जो सीखा, तो वो मुझे हर जगह, हर नौकरी में, जब मैं दिल्ली आई हम्म। तो मुझे लेक्चरर का जॉब मिल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गाजियाबाद में। और वहीं पर कॉन्टैक्ट्स थे उनके, तो उन्होंने बोला कि मैम, पास में मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट जो है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो छात्र हैं, सो इंडिया में क्या है, दैट इज मैंडेटरी कि एनवायरमेंटल एक सब्जेक्ट है। इफ यू आर डूइंग, इफ इट इज बीबीए और बीसीए, यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट। तो एक जो कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग कंपनी से आके मैं लेक्चरर बन गई, वहां पढ़ाने लगी। हम्म। तो मुझे लगा कि हाँ, पीएचडी मैंने किया तो था कि मैं लेक्चरर ही बनूंगी। हम्म। तो ये जो सब्जेक्ट से प्यार था, तो और उसके बाद इससे पहले भी ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन के लिए करीब 100 के करीब आर्टिकल्स मेरे पब्लिश हैं, मेरे पास यहाँ पे उसकी जो कटिंग्स है, कभी आप मिलेंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। जी। तो ऐसे एक शौकिया तौर पे लिखना शुरू किया और एडिटर ने वो प्रकाशित करना शुरू किया, तो हम लेखक बन गए, पर्यावरण की लेखिका बन गए वहां पे। तो वो हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का पेपर था, पटना एडिशन का। हम्म। तो वहां लिखना, तो ये जो छोटा छोटा चीज था, तो जो कार्बन फुटप्रिंट है, यहाँ जब मैं सिंगापुर में आई हूँ, तो यहाँ पर इसकी बातें बहुत ज्यादा होती हैं, सस्टेनेबिलिटी। तो मैंने क्या है कि एक एक्सपर्टीज, पीएचडी तो था मेरे पास, एमएससी था, लेकिन यहाँ पर जो नौकरी है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरा जो डिग्री है वो मगध यूनिवर्सिटी का था। ठीक है, तो पीएचडी है या क्या है, लेकिन फिर भी मुझे
कुछ दिनों तक यहाँ पर एक एडू ट्रस्ट का ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है, दैट इज जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। जी तो वहां पर भी मेरा एक मन मुताबिक जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में बैचलर्स को ही पढ़ाने को मिला, बच्चों को नहीं मिला। बैचलर्स जो था मतलब ईयर 2 को। जी जी तो वो मुझे एक सीखने का एक मौका मिला। तो उस बीच में मुझे किसी ने बोला कि इफ यू become an expert and you have some certification, maybe you can be a kind of professional trainer and that will be high paying job for you. तो मुझे लगा कि ठीक है। तो फिर मैंने एक तो उस समय कहते थे एडवांस सर्टिफिकेट इन ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, उसी का नाम चेंज करके अभी ये लोगों ने क्या कर दिया है, ACLP कर दिया है। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग। तो मैंने वर्जन 4 किया था, बट व्हेन आई हैव दिस थिंग इट मीन्स दे विल हायर मी, बिकॉज दैट इज अ वैल्यू एडिशन। क्या होता है कि जैसे MSc है, PhD है, साथ में सर्टिफिकेशन है, प्लस MOE सर्टिफिकेशन भी यू नीड टू, यदि आप पॉलिटेक्निक में इफ यू आर कंडक्टिंग एनी वर्कशॉप और समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए उन लोगों ने बोला कि आपको पढ़ाने के लिए ये जो है सो ये सर्टिफिकेशन चाहिए। तो सर्टिफिकेशन में मैंने क्या किया, बड़ी मेहनत करी। उसमें मेरे 2 मित्रों का बड़ा हाथ है, जिसका नाम मैं लेना चाहूंगी। एक तो संघमित्रा और दूसरी डोना। रात की क्लास होती थी नेशनल इन्वायरमेंटल एजेंसी में, और मेरे बच्चे छोटे थे। तो उसने बोला मेड है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसे इतने बच्चों को छोड़ कर नहीं जाओ, तुम हमारे घर छोड़ कर जाओ और तुम कोर्स करो। तुमने PhD किटी पार्टी के लिए थोड़ी ना किया है। तो ये जो 2 दोस्त थे, जो कहते हैं ना कि उन लोगों का थोड़ा कंट्रीब्यूशन जरूर है मेरी जिंदगी में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको मैं जरूर धन्यवाद बोलती हूँ, लेकिन ये जो दोस्त थे उन लोगों ने मुझे कहा कि यदि तुम्हें ब्रेक था, मैं बच्चे पाल रही थी तो ब्रेक था ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो कार्बन फुटप्रिंट है नाउ ए डेज इट इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग एंड नोन टू मेनी पीपल। लेकिन जब आप पूछेंगे कि व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, तो लोग बता नहीं पाते हैं। कैसे कम करें कार्बन फुटप्रिंट, क्या करें इसके लिए। तो ये सब जो चीज़ है यहाँ का बर्निंग टॉपिक है ऑल ओवर। क्लाइमेट इज ए क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग इज ए क्राइसिस, ओके, जी क्लाइमेट चेंज इज ए क्राइसिस। और जो भी चीज़ है हमारा कि जो सी लेवल राइज हो जाता है, ठीक जी है, ड्राउट है, टेम्परेचर राइज है। तो ये जो टेम्परेचर राइज है, सी लेवल राइज है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ये कार्बन फुटप्रिंट, हॉट स्पॉट्स क्या है? हॉट स्पॉट्स ये है कि जो हम एक्टिविटीज करते हैं, मतलब जो क्रियाकलाप, जैसे वाहन चलाते हैं, जैसे कुकिंग करते हैं, एयर कॉन चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है इसमें। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मान लो कि अभी कहोगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि कैसे हो गया कार्बन फुटप्रिंट? तो मैं बताती हूँ, इसको भी बताती हूँ। तो जो ये क्या है ना कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, जो वो कैटल को यूज करते हैं, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दे हु आर यूजिंग कैटल्स, दैट इज ऑल्सो अ मेजर कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। तो ये सब जो चीज है ना, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिंदी में मैं बोलना चाहूंगी सतत विकास। तो जब सतत विकास की बात हो रही है, तो कहाँ पर हमें करना है? क्लाइमेट कंट्रोल यदि नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कितने भी प्रोटोकॉल बात करें, कि पेरिस एग्रीमेंट बात करें, हाँ, सर्वाइव ठीक है। इसका असंतुलन तो हो ही जाएगा, इम्बैलेंस होगा हाँ, अगर क्लाइमेट में। तो जब तब असंतुलन crisis होगा तो उस असंतुलन किसने किया? मनुष्य ने किया ना, हमारी एक्टिविटीज ने किया। हम्म, ठीक है। तो जो कहते हैं हाई कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जी ठीक है। तो जो हाई कंजम्पशन मतलब बहुत अधिकाधिक मात्रा में हम रॉ मटेरियल को लेते हैं। जैसे एक साधारण सा सब भाषा में समझाना चाहूंगी हिंदी में। मान लीजिए कि 1 टन आपको सीमेंट है, आप देखते हैं कि रोज HDB बन रहा है, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का बिल्डिंग बन रहा है, कॉन्डो बन रहा है, खूब सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जी जी तो यहाँ पर जो मान लीजिए कि वो 1 टन सीमेंट से आपको क्या उम्मीद है, कितना टन आता होगा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन? यस, कोई भी अनुमान कीजिए। 1 टन सीमेंट, मान लीजिए कि 1 टन हमको सीमेंट चाहिए, तो कितना अनुमान आपको लगता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इमिशन होता है? मैं जहां तक बताऊं कि मैं पहली बार सुन रही हूँ कि सीमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है।
अभी तक मैंने ये जाना है कि व्हीकल्स हो गए या कारखाने कारखाने हो गए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ से धुआं स्मोक निकलता है। हुआ स्मोक आता है। तो मैं अभी ये तो अनुमान जैसे लगा जो ही नहीं सीमेंट सकती प्रोडक्शन है, कि तो क्या सीमेंट है, आप सीमेंट किसके लिए लेते हो? बिल्डिंग बनाने के लिए लेते हो। जी जी। तो जब 1 टन को आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लो कि आपको 100 टन की जरूरत है बिल्डिंग बनाने में, तो 1 टन जो सीमेंट का जो आप प्रोडक्शन जो यूज करते हो, तो दैट इमिट्स 0.9 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अरे, इनटू द एटमॉस्फेयर। जिस जो कि लोगों के लिए इतना हानिकारक है। हानिकारक है। अब जैसे कि बात करते हैं कि एल्यूमिनियम की चीजें हम लेते हैं, तो 1 टन एल्यूमिनियम, समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम का हमने लिया एग्जाम्पल, ले लिया, उदाहरण ले लिया, तो 1 टन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। अरे अच्छा, 1 टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हुआ, तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम तो चमकता हुआ चीज दिखता है, उसमें क्या होगा? हम्म, 10 से 12 टन उससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो हाई इलेक्ट्रिसिटी हम ये यूज चीजें करते बंद हैं स्मेल्टिंग के समय में, हाँ। एक जो प्रोसेस होता है, हम्म, उस समय में उस प्रोसेस के कारण क्या होता है, तो ये सब जो इमिशन जो है, जैसे हाई कंजम्पशन ऑफ ये है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट इज ऑल्सो वन मेजर कार्बन फुटप्रिंट हॉटस्पॉट। Poor waste management practices, high consumption of raw material, intensive agricultural practices that uses cattle, that is also a kind of carbon footprint hotspots. मैं अब इसको हम एक जानना समझाने के चाहूंगी, लिए। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि अगर हम्म। रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, मेटल हम्म। यूज किया जा रहा है, तो क्या इनके यूज करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए या बिल्कुल से इन्हें बंद कर देना चाहिए? बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आजकल एक्चुअली जो है, वास्तव में ये बातें हो रही हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन होने चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन होने चाहिए। जी और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं। यदि हम मान लीजिए कि आज हम सिंगापुर में रहते हैं, तो सिंगापुर की बात करते हैं, तो सिंगापुर ने क्यों जरूरत पड़ गई? सिंगापुर में हम हर जगह ग्रीनरी देखते हैं। सारे लोग 90, बहुत सारे लोग हैं मेट्रो रेलवे भी लेते हैं, बहुत कम लोग वाहन से जाते हैं ऑफिस। क्यों जरूरत पड़ गई कि सिंगापुर को 2030 प्लान बनाना चाहिए? और उसमें वो क्या बातें करते हैं? तो उसमें ये बातें वो करते हैं कि वो बना रहे सिटी इन नेचर। क्यों बना रहे हैं? 1 मोर मिलियन ट्रीज हम लगाएंगे, ताकि जो है, जो क्लाइमेट ऑलरेडी डिटीरियोरेट हो गया है, उसको एटलीस्ट हम कंट्रोल। संतुलित कर सके। जी। हाँ। उसके बाद वो बात करते हैं रेजिलियंट फ्यूचर का। हम्म क्यों बात करते हैं? क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि नहीं होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ हम रॉ मटेरियल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वो भी एक मेजर कार्बन फुटप्रिंट जी जी, हॉटस्पॉट हुआ बहुत ना। बहुत बड़ा जी। ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो वाहन, भारी वाहन तो सबसे बड़ा है। तो ये जो चीजें हैं, तो रेजिलिएंट फ्यूचर हो गया, ग्रीन इकोनॉमी हो गया, एनर्जी रिसेट हो गया। तो एनर्जी रिसेट का थोड़ा सा 1 सेकंड में मैं बताना चाहूंगी एक एग्जांपल। आप वुडलैंड तो नहीं, जहाँ एनटीयूसी थोड़ा आगे जाएंगे आप ना, नान्यांग टेक्नोलॉजिकल, मैं तो गई हूँ। तो वहाँ टेंगा करके एक रिजर्वोयर है, TENGAH। तो वहां आप जाएंगे ना, तो सिंगापुर क्या है, दिस स्मॉल आइलैंड कंट्री, जी ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि पानी के ऊपर जो है सोलर पैनल लगा रखा है, ठीक है। तो इन लोगों कहते हैं क्या कि जो सोलर पैनल है, तो ये हमारा जो टेंगा जो रिजर्वोयर के पास में जो HDB फ्लैट्स बन रहा है, तो ये टेंगा रिजर्वोयर में जो हमारा सोलर पैनल है, पहले तो इन लोगों ने स्पेस बचाया, जगह बचाया, पानी के ऊपर सोलर पैनल लगाया, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। कितना इंप्रेसिव है। अब वो क्या बोलते हैं कि 16,000 HDB जो फ्लैट्स है, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कौन देगा? ये सोलर पावर देगा, हाँ जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। हाँ। अब जब वहां पर HDB फ्लैट बन रहा है, तो कम्युनिटी बसेगा, दुकानें होंगी, तो एक शहर बनेगा ना, एक छोटा सा जी जगह जी, बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेवलपमेंट जो कहते हैं ना, मैंने इसलिए इसका एग्जांपल दिया कि जो विकास के लिए क्या जरूरी है, विकास के लिए, सतत विकास के लिए क्या जरूरी है,
कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर जनरेशन, हम्म। राइट और नॉट? तो जब हम ये करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे? वी विल मिनिमाइज आवर यूसेस। मिनिमाइज। अभी जैसे आप जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं, एयरकॉन खरीदने जाते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, क्या सुनते हैं? वहां पर आप देखते होंगे, टिक मार्क देखते हैं ना, गुड, बेटर, गुड, एक्सीलेंट, समथिंग लाइक दैट। वो क्या है? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ की जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, उनको ये लगा कि ये जो मिनिमम एनर्जी लेवलिंग स्कीम नहीं दिया जाएगा, तो एनर्जी सेव कैसे होगा? हाउ यू विल टॉक अबाउट एनर्जी रिसेट? तो क्या होता है कि वो एनर्जी सेवर है। व्हेन यू सी ऑल दिस टिक मार्क्स, एनर्जी सेवर, एलईडी जैसे यूजेस होता है। तो ये सब, व्हाई यू हैव बीन गिवन अ क्लाइमेट वाउचर? सो दैट यू कैन बाय द इफिशिएंट अप्लायंसेस, हम्म। हम्म। करेक्ट ना? हम्म। तो ये जो साधारण भाषा में जब मैं समझाती हूँ, तो हम्म। ये बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंट करना। जी। जी। जो कि इम्प्लीमेंट वेस्टेज। हो रहा है सिंगापुर में। लेकिन अभी हम्म। मेरे दिमाग में एक सवाल खटक रहा है कि आपने कहा हम्म। हम सीमेंट जो यूज कर रहे हैं, और हम्म। सीमेंट की उत्पत्ति जहां पर हो रही है वहां प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन जो हो रहा है या उसमें जीरो पॉइंट इतना नाइन टन सारा ऑफ, जीरो पॉइंट या नाइन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है कार्बन उससे। फुटप्रिंट जो कार्बन प्रिंट जो है वो निकल रहा हम्म। है, जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। दैट्स करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है? मतलब हर ऑप्शन यही है। हर या हर बिल्डिंग अभी जो ब्रिक्स आ रही है ना, कैसे जो है? ब्रिक्स है और बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मार्केट में आजकल है, दे आर कॉस्टली। लेकिन क्या है कि यदि क्लाइमेट को बचाना है, तो हम लोगों को हर तरह का, आजकल कहते हैं ना कि ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन इकोनॉमी, सिटी इन नेचर, बिल्डिंग्स में ही पेड़ पौधे सब लगा दे रहे हैं। तो हम्म। इसके लिए तरह तरह के सॉल्यूशन आ गए हैं, विथ गुड अप्लायंसेस आर देयर, बेटर, जो कहते हैं ना कि जो हमारे पास पहले था उससे कम इमिशन हो। एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, हम्म। स्पेशली सिंगापुर फर्स्ट एशियन कंट्री है। तो यदि आप यहाँ पर 25,000 टन से, ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो यदि 25,000 टन और से ज्यादा यदि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन उनका कंपनी करता है, तो या तो वो कार्बन टैक्स उनको देना पड़ेगा। हम्म। एशिया का फर्स्ट कंट्री है जो इम्पोजिंग कार्बन टैक्स। हम्म। और नहीं, तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट। जी। जी। ठीक है? तो जी। कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं कि आपने मान लो कि कहीं पर खराब कुछ काम कर दिया, मतलब डिटेरियोरेट कर दिया इन्वायरमेंट। हम्म। तो अब क्या होता है कि आप ऑफसेट कैसे करोगे? ऑफसेट ऐसे करोगे कि आप इन्वेस्ट किसी और प्रोजेक्ट में करोगे जो बात करेगा किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का, जिस एनर्जी को आप रिन्यू कर सको, रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इस तरह से जो है ना, तो ये क्या कहते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, इसको हम सिर्फ संस्था या व्यक्ति ऐसे नहीं समझना है। ये जो है किसी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद या कोई भी जो एक्टिविटी है, गतिविधि के कारण वातावरण में निकलने वाली जो ग्रीन हाउस जो ये है, जो कि मुख्यतः जो CO2 है, ठीक है, कार्बन कि डाइऑक्साइड। तो इसकी कुल मात्रा को हम कार्बन फुटप्रिंट हम्म। मतलब कहते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये क्लाइमेट का बात करेंगे तो ये आएगा ही आएगा। जी। जी बिल्कुल। और वी अब हैव टू टेक। इससे रिलेटेड अभी मुझे एक बात याद आई कि जामनगर में जो अभी जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के, उन्होंने जो पूरा जंगल बसाया है और ये कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम वहां पे शुरू हो चुका है। हम्म। जी। तो ये सिंगापुर में पहले से चल रहा है और वहां पर अब स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में ये चीज आनी ही आनी है। तो उसकी या तैयारी अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे विस्तार में ये जानना चाहूंगी कि ये सारी तैयारियों के बावजूद क्या पूरे ग्लोबली, अगर अर्थ के रूप में, मतलब हम अर्थ को लेते हैं, पूरे अर्थ को, तो जो बिगड़ा है, जो इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हुआ है, क्या उसमें सुधार कितने प्रतिशत आ रहा है, या सिर्फ ना के बराबर हो रहा है? देखिए, हम कितने कंट्रीज हैं, कितने देश हैं दुनिया में? 195 कंट्री है, राइट? जी। जी। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो एग्रीमेंट को साइन करती है। हम्म।
अभी तो हम नई नई बातें सीखते हैं कि सिंगापुर 2030 प्लान, सिंगापुर 2040 प्लान, सिंगापुर नेट जीरो 2050 प्लान। हम्म, लेकिन बहुत पहले ओजोन डिप्लीशन की बात हुई, बहुत पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, बहुत पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हुई, बहुत पहले पेरिस एग्रीमेंट की बात हुई, बहुत पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED 1990, जब मैं ये पढ़ती थी कॉलेज में, तब से मैं जानती हूँ इसको। हम्म। तो इट मीन्स कि उस समय से क्लाइमेट इज ए बिगड़ रहा क्राइसिस। है। जी जी। जी समझ बिल्कुल। में आ रहा है? ये हम्म। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों उस समय साइन करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ओजोन डिप्लीशन हो रहा था। ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा था? हमारे गतिविधि के कारण, ह्यूमन जो रेकलेस यूज ऑफ आवर रॉ मटेरियल्स, हाई कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हम्म। ठीक है? तो ये जो सारी चीजें जो है, ये तो इसको रोकने के लिए मतलब ये बहुत पहले से, क्योंकि जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, तो जो दुनिया जो है 1914 से 18, फिर 1939 से 1945, ये सब जो थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। People and companies and nation was in a mad rat race to be in a category of a developed nation. तो जी उसके लिए वो क्या कर रहे थे? They were harnessing everything they can. तो जब वो कर रहे हैं तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी jeopardize the health of the environment already। जी। तो वो तो ऑलरेडी बिगाड़ दिया, तो बिगाड़ दिया। तो अब क्या होता है कि उसको हम संभाले कैसे? तो संभालने के लिए क्या है? वी हैव टू मिनिमाइज आवर यूजेस। वाहन, वाहन जो चलाते हैं हम, MRT से जाइए। क्यों बोल रहे हैं सिटी इन नेचर, रिजिलियंट फ्यूचर, एनर्जी रिसेट, ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल लिविंग? व्हाट इज सस्टेनेबल लिविंग? सतत विकास के साथ रहना किसको बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, कि वो बोल रहे हैं कि हम आपके घर के 10 मिनट जो है, सिंगापुर में बोल रहे हैं कि हर जगह, जैसे चोचुकांग में भी किया है, हम्म। कि 10 मिनट के अंतराल पर हम MRT आपको दे देंगे, तो आप MRT यूज कीजिए। 1 मिलियन मोट ट्री लगा देंगे, तो वो क्लाइमेट का जो है वो एब्जॉर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमको व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं? वो एक चीज कर सकते हैं कि एक्सेसिव बाइंग ऑफ थिंग्स। पूरा फ्रिज भरा रहता है, आधी चीजें हम फेंकते हैं, वो वेस्ट कहाँ जाता है? सिमाका लैंडफिल जाता है, राइट? कितना बड़ा है सिंगापुर, और कितना बड़ा है सिमाका लैंडफिल? तो कार्बन फुटप्रिंट की बात इसलिए हो रही है, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की बात इसलिए हो रही है कि ये लोग बोल रहे हैं कि इनको 30% बाई 2030 कम करना पड़ेगा वेस्ट को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो क्लाइमेट जो है और भी डिटीरियोरेट होगा। तो दैट्स वाई ये क्लाइमेट वाउचर जो हमें दिया गया, एक छोटा छोटा ये सब कैंपेन है, जी जो जी। कि लोगों को बता रहा है बता रहा कि है। आपको क्या खरीदना। क्योंकि आप जाके कहो ना, ओ आई वांट ए फैंसी लाइट, यू कांट बाई ए फैंसी लाइट विथ दिस क्लाइमेट वाउचर। हम्म। तुमको वहां से बाई करना है सम एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस हम्म। फॉर एनर्जी रिसेट। तो ये सारी चीजें जो है वो जो हमारा जो देश है वो कर रहा है, हर हर देश अपने हिसाब से कर रहा है। जी हमारे यहाँ जो है सोलर पावर हमारे भारत में भी यूज हो रहा है। जी जी बिल्कुल। फिनलैंड, स्वीडन में आप जाइए, वहाँ का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वो देखकर जो कहते हैं ना कि इंसान को समझ नहीं आएगा कि कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने वेस्ट को मैनेज किया है। स्मिता जी, वेस्ट को मैनेज करना, इंसान को सिखाना, रहवासियों को जो वहाँ के लोकल हैं, चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें कि जिस तरह से बनाए गए चीज़ें हैं, मिसाइल हो गए या बम हो गया, ये चीज़ें हैं जो अब इनका उपयोग हो रहा है जिस तरह से, ये तो या एक इंसान क्या ही करेगा पोल्यूशन का, वो या सीमेंट, और इसकी बात हम करते हैं कि ये क्या ही इन्वायरमेंट को इतना खराब करेंगे जितना कि ये चीजें खराब कर रही हैं।
या दो दो कंट्रियों की सहमति के साथ चीजें हो रही हैं कि मतलब ठीक है हम लड़ते हैं, हम ये करते हैं, हम मतलब कहीं ना कहीं कंट्रीज के देशों की जो देशों की मानसिकता है, देशों में बैठे हुए कथाकथित जो बड़े लोग हैं जो देश को हैंडल करते हैं, क्या वो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं लड़ाई या जिस तरह से युद्ध कर रहे हैं, वो इससे नहीं, यही हमारे बोल रही हूँ ना। इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को कितना नुकसान होगा। नहीं नहीं, जो समझ की कमी है तभी तो ये स्थिति आ गई ना। जी। आज जो हमारा जो सी लेवल राइज हो जाता है, जी। ड्राउट हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, हाँ। ये जो सारी चीजें हो जाती हैं, फ्लडिंग हो जाती हैं, जी। ठीक है। जी। हमारा तो जो सिंगापुर है, यहाँ पर तो एक हाइट डेटम बोलते हैं हम्म। उसको। हम्म। सिंगापुर जो है ना, उसको बोलते हैं SDH, सिंगापुर मतलब SHD, सिंगापुर हाइट डेटम। तो यहाँ उस लेवल से ज्यादा यदि पानी जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है ना कि तुमको टेम्परेचर को कम करने के लिए ही ये सारा उपाय किया जा रहा है कि वाहन जो है, वाहन को कम चलाइए, MRT हम बगल में बना दे रहे हैं। तो ये जो हम एक साधारण भाषा में मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी तो उसको कहेंगे कि किसी व्यक्ति, संस्था, उत्पाद या गतिविधि के कारण जो वातावरण में निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों की जो कुल मात्रा को एक्चुअली कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या जोड़ दिया, आपको सब कुछ बता रही हूँ। हम्म। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूजेस करते हैं, हम्म। बिजली उपयोग करते हैं, वाहन चलाते हैं, सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पर्यावरण पर कितना भार डाल रही है ये। हमारे से डायरेक्ट इमिशन भी है, इनडायरेक्ट इमिशन भी है। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट इमिशन का मतलब क्या है? समथिंग ओन्ड बाय यू। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी ओन्ड व्हीकल्स, ठीक है। तो वो व्हीकल्स को आप कोशिश करके यदि कम कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो कंपनी अब परचेज इलेक्ट्रिसिटी आप दूसरे वेंडर से खरीदते हैं, वो आपके स्कोप 2 में आता है। तो जब स्कोप 2 में ये आता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो जरूरी है ना, यू नीड टू बाय इलेक्ट्रिसिटी टू रन योर अप्लायंसेस एंड ऑल। लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हैं यूजेस ऑफ योर एयर कॉन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। उसको किसी एक जो कहते हैं कि नेचुरल तरीके से, जो कहते हैं ना आजकल बिल्डिंग्स बनती हैं, उसको इस तरह से बनाया जाए ताकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, खपत है, वो खपत ही तो कम करना है। वो खपत ही सारा चीज का जड़ है, जो CO2 का इमिशन होता है, ये जो चीज या जी। लेकिन मैं फिर से अपने प्रश्न में आना चाहूंगी कि क्या होगा। कंट्रीज को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, और जो वो चीज। बात कर रहे हो अनुसुईया जी, बात हो रही है, सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। जैसे सिंगापुर में भी है ना, 2040 में क्या है कि लोगों ने कहा है कि जैसे मैंने आपको 5 चीजें बताया कि सिंगापुर 2030 प्लान क्या है, सिटी इन नेचर है, रिजिलियंट फ्यूचर है, एनर्जी रिसेट है, ग्रीन इकोनॉमी है, सस्टेनेबल लिविंग है। अब 2040 में इन लोगों ने किसका बात किया, उन लोगों ने ये बात करी कि उस समय पूरे व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे। सो ये दीज आर काइंड ऑफ द साइंड एग्रीमेंट, नेट जीरो 2050। तो दे ऑल द कंट्री, जितने भी देश हैं, वो सोच रहे हैं। अब ये जो युद्ध हो जाती है, आपदा जो कहते हैं, तो जो आपदा प्रबंधन जो है, डिसास्टर मैनेजमेंट जो है, इस पर भी काम लोग करते हैं। लेकिन कंट्रोल कैसे करें, बहुत एक्सेसिवली प्रॉब्लम हो चुकी है ना। तो अब क्या है कि अब पछताए होत क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात तो है। अभी क्या है कि इन लोग ने सोच रहे हैं, और अभी उस सोच को हर जगह एक साइंड एग्रीमेंट किया जा रहा है। और उस एग्रीमेंट के तहत ही ये सारी चीजें हो रही हैं कि लाइक पीपल आर यूजिंग, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन इज लाइक यूजिंग सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जी। बहुत आपको आश्चर्य लगेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, हम्म। उसको भी लोग सोच रहे हैं कि वो एक एनर्जी जो है, दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी रिसेट की बात हुई तो हुआ ना ये। हम्म। सो दीज आर कंसिडर्ड क्लीन एनर्जी। तो जो देश है वो सोच रहे हैं, और और आप। सारे दो देश जिन्होंने भी काम किया है, वो सारे लोग
साइन जो एग्रीमेंट किया है, सभी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है कि हम सिंगापुर में रहते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ हम अपने देश को संभाल लेंगे, क्योंकि हम हर देश से हमारा जो है आयात निर्यात, ठीक है, वो कहाँ से है, बाहर से आता है जाता है, हर जगह से जो है हमारा हेज होता है। इंडोनेशिया में हम अफेक्टेड होते हैं, होता एग्जैक्टली। है ना। एग्जैक्टली जी, ये तो काफी तो सालों से फ्लाइट्स रुक जाती हैं कहीं पर, अर्थक्वेक आ गया, ये आ गया, तो हमारा पूरा इकोनॉमी इफेक्ट होता है। तो जो जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास जो बात करता है ना, ये बहुत ही वृहद विषय है। जी। ये जो मैं पढ़ाती हूँ, और ये जो मैं पढ़ाती हूँ एक एक कॉरपोरेट तौर पे पढ़ाती हूँ। जी। तो ये बहुत ही वृहद विषय है कि जिसमें यदि मैं भी बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला स्कोप 1 2 एंड 3, तो ये मैंने क्या बोला आपको, स्कोप 1 में क्या है कि समथिंग ओन्ड बाय यू, लाइक योर कंपनी ओन्ड व्हीकल्स, ओके। स्कोप 2, यू बाई इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेंडर्स। स्कोप 3 क्या आता है, जितना भी वैल्यू चेन है, रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल आप समझ लो कि हम सिंगापुर में रहते हैं, तो यदि हम लोकल वेंडर से लेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम यूज होगा ना, डिस्टेंस कम होगा। जी। जी। बाहर से लेंगे तो ज्यादा होगा। जी। मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए कि आप या मेरे पति देव जो काम कर रहे हैं, तो कंपनी उनको जर्मनी भेजती है, शंघाई, चाइना, कहाँ जी। कहाँ भेजती है। जी। तो जो कंपनी आजकल है वो क्या करती है कि जो एयर ट्रैवलिंग है ना एम्प्लॉय का, दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्कोप 3 पॉल्यूशन। हम्म। हम्म। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल यदि हम करते हैं, तब कह सकते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो कम है। तो उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट। व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट इज अ कार्बन को कम सर्टिफिकेशन। करने के लिए कुछ ना कुछ हाँ, एक जो सर्टिफिकेट है। दिया गया। जी मैं तो बिल्कुल। सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाती हूँ लोगों को। हाँ, कार्बन क्रेडिट इज अ एप्रिसिएट किया जा रहा सर्टिफिकेट है आपको कि फॉर आप द बेटर वर्क, या पर्यावरण को देख रहे हैं, थोड़ा सा संभाल रहे या हैं। हम्म। हम्म अच्छा स्मिता जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं या नई हम्म पीढ़ी है, इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है? बहुत ज्यादा, अच्छा। बहुत ही ज्यादा, हम्म। बहुत ही ज्यादा। आजकल की जो जेनजी जिसको बोलते हैं ना, हम्म। बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। हम्म। और सच पूछिए तो मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स को तो काफी दिनों तक पढ़ाया है मैंने। हम्म। अभी तो फिलहाल मैं प्रोफेशनल्स को पढ़ा रही हूँ, लाइक शिपिंग कंपनी हम्म। और ऑयल एंड गैस कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, सो हम्म। उनको ट्रेनिंग में दे रही हूँ। बट क्यों भेज रही है कंपनी उनको पढ़ने के लिए मुझसे? जी, वाई? ताकि वो जाने आगे का फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर सिक्योर, राइट। क्यों वो मतलब इतनी ज्यादा जागरूकता क्यों है कि हर दिन 4 4 5 5 मॉड्यूल्स पढ़ाना पड़ रहा है? मैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14000, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये दिस कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन ऑडिट, टैक्स, कार्बन सर्टिफिकेशन, कार्बन अकाउंटिंग, ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग, ये जो सारी चीजों की जरूरत क्यों आजकल क्यों ज्यादा पड़ गई? क्योंकि हमारा जो है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। और क्लाइमेट ऑलरेडी बहुत मतलब इस स्थिति में पहुंच गया है कि अभी नहीं सोचे तो जी काफी वक्त मतलब चला जाएगा, और इसको संभालना भी जरूरी है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, इसने बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई हमें। और ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सभी को मिलकर, पूरे विश्व को मिलकर इस पर काम करना चाहिए, और जितना भी हो सकता है उतनी अपनी एनर्जी इस काम को सार्थक बनाने में करना चाहिए। क्योंकि कार्बन, लोगों की सेहत तो खराब हो ही रही है, और अगर लोगों की सेहत ही नहीं रहेगी तो वो आगे काम कैसे कर पाएंगे, आगे फ्यूचर जनरेशन का कैसे सिक्योर हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा हम्म बात है। जी स्मिता जी, जो अब पर्यावरण, पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम हर सब्जेक्ट की बात करते हैं। वायु, जल, ठीक है, हम्म। और इवन जो हमारे धरती के नीचे भी है, तो हमने क्या क्या बर्बाद कर दिया है, हम्म। तो उसको किस तरह से हमको संभालना है, उसके लिए आजकल ये जो सतत विकास की बात की जा रही है ना, वो बहुत पहले थी, लेकिन अब एक सीरियस नोट पे उसको बहुत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किया जा रहा है। जी। जी।
क्योंकि ये वक्त की पुकार है, अगर अभी नहीं लिया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और अभी भी संभालने में लोगों की हालत खराब होगी, जिस तरह का माहौल चल रहा है। मौसम बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी एक्सेसिव हो हीट रही हो है। जाती है ना, देखते हैं कि मतलब जो कहते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाती है, फ्लडिंग कभी हो जाता है, जी जी कभी वो जो कहते हैं थर्मल ओवरलोडिंग ऑन अर्थ, जो जी कहते हैं इतना ज्यादा हीट होता है कि जी इट्स लाइक बर्दाश्त करना मुश्किल हो जा रहा है। तो इन सब की जो पीछे जो रीजन यही है कि पर्यावरण को जो जिस तरह से फॉर ग्रांटेड लिया गया, जी और जिस तरह से उसको डिटीरियोरेट किया गया, जिस तरह से उसको बर्बाद किया जी गया है, जी, तो अब ये तो एक जितना बहुत भी बड़ी जू। चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। हम्म। और इस पर मुख्यतः सभी देशों को मिलकर कार्य करना ही होगा, और हर चीज छोड़कर सबसे ज्यादा गंभीर अगर टॉपिक लिया जाए तो यही विषय है। और हमारे जनरेशन को भी हमें ये चीजें सिखानी पड़ेंगी, ताकि वो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी प्रति, अब आप जैसे देखें कि इस बार भारत में हर जगह लैंडस्लाइड जो हुए हैं, और बादलों का फटना, बारिश बहुत इतनी ज्यादा अभी भयानक। उत्तराखंड में और हिमाचल में तो कई बार सुनने को अभी आया है। जी जी, हर जगह पर, वहां पर जहां पर भी बारिश हो रही है, अभी पंजाब की आप बात ले लें तो बुरी हालत इतनी हो गई। ज्यादा जो फ्लडिंग से हालत खराब हो गई। जी तो वही बोल रहे हैं ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो जी, एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या है, हाँ, वो मतलब फ्लडिंग हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गया, ये सारा जो चीज है ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण है। बिल्कुल 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 सही बात कह रही हैं आप। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने भी सी लेवल के नियर बाय बसे हुए टापू हैं या हम्म। द्वीप हैं, सी लेवल राइज जो तो है ना, हाँ, सी लेवल राइज जो है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ओनली। जी जी जी। हम्म। तो ये आने वाले 50 वर्षों में अगर हम कहें तो बहुत सारे देश तो ऐसे ही सी में किसी समुद्र के अंदर समा जाएंगे, अगर ध्यान नहीं दिया गया या इस पर कंट्रोल प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो। वेरी ट्रू। या वास्तव में। जी एक्चुअली। जी, यस। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, विज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। स्मिता जी, अब मैं आना चाहूंगी आपके लेखन और साहित्य जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों पर, कि विज्ञान हम्म। और साहित्य दो अलग क्षेत्रों को आप कैसे संतुलित करती हैं? देखिए, जो सिंगापुर है ना, हम्म सिंगापुर में जो कार्य संस्कृति जो है अत्यंत व्यवस्थित है, और जो टाइम कीपिंग है वो बहुत अच्छा है, समयबद्ध है, और परिणाम मतलब उन्मुख है ये। और यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, नवीन तकनीकें हैं, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीकें ही उसको बोलेंगे, और बहुसांस्कृतिक वातावरण जो है यहाँ पर सीखने का अवसर देते हैं। और भारत में काम करते समय भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैं बॉम्बे में अपना काम, जो पहला मेरा कार्यस्थल था वो बॉम्बे था। वहाँ पर जब मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर में काम किया एज अ डिसास्टर में आपदा प्रबंधन की राइटर के रूप में, मित्तल टावर्स में मुझे पहली नौकरी मिली थी, और बाद में ये जो मास्टर प्लान 2 मैंने बताया। तो ये जो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं एक अंदर में जो कहते हैं ना कि इच्छा दबी रह जाती है, कि कुछ हिंदी भाषी लोग मिलते और कुछ मैं भी बोलने का एक मंच मिलता, जहाँ क्योंकि बोलना आता है पर मंच पता नहीं था किसको कहाँ पर इसे बोले। अप्लाई किए हैं, यहाँ करें, डायरी में हाँ, लिख कर रख लिया करते थे आप? जी। डायरी में बहुत ही करीब 100 के करीब कविताएं हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं। हम्म वो तो मैंने बहुत कुछ यदि बोलूं हम्म तो सीखा है मैंने। हम्म और यहाँ एक चित्रा जी हैं, जिनका भी धन्यवाद मैं जरूर देना चाहूंगी, हम्म कि उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखती अच्छा है, आप लिखिए। और जब और कभी कभार मेरी पब्लिश आर्टिकल्स हुई हैं हिंदी में, हम्म लेकिन वो बहुत ही साधारण स्तर की थी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने के लिए। हम्म तो जो कहते हैं ना कि भारत में काम करते समय सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और जमीनी वास्तविकताओं को समझने का अवसर तो मिलता था, हम्म और जिसमें नीतियों को व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि मिलती है। लेकिन बॉम्बे जाने के बाद मैं भूल गई कि मुझे और भी कुछ करना है, क्योंकि बहुत व्यस्त हो गई। तो जो कहते हैं ना कि लेखनी जो है ना, लेखनी पकड़ नाजुक उंगली में, कुछ ऐसा प्रयास करो। तो मैंने वो प्रयास शुरू किया, और प्रयास शुरू किया तो ये कविता और कहानी
और कहीं कहीं जो रचनाएं प्रकाशित होने लगी, जी। तो उसके कारण एक जो कहते हैं ना कि जीवन को एक नया आयाम भी मिला, और एक अंदर से जो कहते हैं ना कि एक अनुभूति, हम्म। हिंदी भाषा के कारण भारतीय लोगों के साथ रहने का अवसर, उनको सुनने का अवसर, उनसे सीखने का अवसर, ये सब जो मुझे मिला, तो वो जो कहते हैं ना कि मेरे लिए कल्पना से जी। बाहर था एक्चुअली। जी। तो आप जिन पर लेखन करती हैं वो कौन से विषय होते हैं स्मिता जी? लेखन तो मानवीय संवेदनाएं मेरी बहुत ही जो कहते हैं ना प्रिय सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जब किसी को देखती हूँ और किसी भी व्यथा से गुजर रहे हैं, तो उस पे लिखती हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यावरण पे लिखती हूँ। पर्यावरण पे मैंने कहीं कहीं यहाँ भी जो जब मंच मिला है ना, तो मैंने कोशिश की है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी कविताएं हैं मेरी, वो मैं जाके उनको सुना कर आऊं। जी। क्या हम और आपकी कविता सुन सकते हैं पर्यावरण से संबंधित? हाँ हाँ, बिल्कुल, वाई नॉट। जी। जी। परी और आवरण। जी। परी और आवरण, दो छोटे शब्दों का संगम बना देता है विहंगम पर्यावरण। जंगल न काटो, इसे बचाओ, जल संरक्षण कर लो, जीवन रक्षक जैसा है। हम पर ही जिम्मेदारी जो कहती हम सबको। प्रदूषित वातावरण पर्यावरण के लिए हानि। एहसान करो इतना बस कि बालक समझो इसे अपना ही। इसे बचाओ, इसे ना काटो। वैसे तो धरती माता ने निस्वार्थ आज तक मानव रक्षा की। आवाज इनकी मुखर हो पड़ी, दुनिया के रंग देख निराले। बड़े जोर से इन्होंने आवाज बुलंद कर एहसास कराया, जब देखी मानव की अनदेखी उसी पर्यावरण के प्रति जिस कारण अस्तित्व था और हर पल रहेगा। कह रहा है जैसे मूक पर्यावरण वातावरण, जैसे उसके मन की वेदना मुखर हो गई, जो अब बताना जरूरी है। नहीं कहे आज अगर तब पछताने से क्या बात बनेगी। तुझे देते हैं हम हर साज, पल पल कहती मेरी आवाज। गीत अधूरे हैं बिन साज, यह भी कहना है मुझे आज। ये मैं बता रही हूँ वृक्ष के बारे में। वृक्ष को जो काटते हैं ना, पेड़ जी। जी। पौधों को काटते जी। हैं। हाँ। बारिश की बूंदें भी हमसे हैं, हम्म। हरी तिमा धरती की हमसे, फूलों की क्यारी भी हमसे, पक्षियों की चहचहाहट भी हमसे। यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा, यदि धुआं से काला काला चारों तरफ आसमान हो जाएगा, तो आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाई तो नहीं पड़ेगी ना। तो फूलों की क्यारी भी हमसे, पक्षियों की चहचहाहट भी हमसे, सरसों की क्यारी भी हमसे, रंग बिरंगे फूल भी हमसे। वृक्ष की छाया भी देते तुमको हम, जब थक हार कभी तुम आते हो। मुख से तुम जब होते हो, मुख मतलब चुप, जी। थके होते हो, निराश होते हो। मुख से तुम जब होते हो कभी, और जब तुम मुझको खोजते हो, बड़े ही निस्वार्थ भाव से बिना किसी संकोच के तुमको ये अधिकार हम देते हैं। आसमान तुम्हारा और वृक्ष भी तुम्हारे हैं, यह एहसास कराते हैं। बदले में बस एक ही विनती, मुझे बचाओ, मुझे ना बर्बाद करो। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं मैंने लिखा है, और लास्ट लाइनें हैं। बहुत धरती की प्राकृतिक छटा ना तो संभव हमसे है। धरती की प्राकृतिक छटा जो है, प्रकृति जो है, प्रकृति खुद में सुंदर बिल्कुल है। बिल्कुल। हम प्रकृति को बचा सकते हैं। प्रकृति को बनाए कैसे? हम तो निर्माण किए नहीं है। जी। धरती की प्राकृतिक छटा ना तो संभव हमसे है, ना ही हमसे निर्मित है। बस अपेक्षा है सभी से इसकी रक्षा हम पर है। जो आज दशा हो गई धरती की, जो दिखती इन सब रूप में, वैसे तो अनगिनत है, पर सर्वोपरि ओजोन क्षरण है, मिट्टी क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, कितने ही इसके रूप हैं। आज आओ हम दृढ़ हो जाए और इस दिशा में अग्रसर हो जाए, पेड़ लगाए, स्वच्छ एक संसार बनाए। क्या बात है! धरती की रक्षा हमसे ही है, और जिम्मेदारी हमारी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और आप शुक्रिया अनुसुईया जी। पूरा आप लोग सोल्यूशन जैसे हल। बहुत गुणी जन जब ये बातें कहते हैं ना,
तो हम्म। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हिंदी लिखते लिखते सीखते सीखते लिख लेती हूँ। हम्म। और मुझे अच्छा लगता है, दो शब्द कोई भी कहते हैं तो ये बहुत आत्मविश्वास को बढ़ाता है एक्चुअली। जी। और आप साहित्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से आपने दोनों विषयों को किस तरह से जोड़ा हुआ है, विज्ञान को भी ये और। जो है ना अनुसुईया जी, ये इतना गंभीर विषय है ना। ये जो समुद्र स्तर आप अभी बता रहे थे ना, सी लेवल राइज, हम्म। समुद्र स्तर वृद्धि जो है, चक्रवात है, हम्म। अनियमित मानसून है, हम्म। खाद्य सुरक्षा है, हम्म। फूड हम्म। जो हम्म। है, हम्म। वो है डिसास्टर, आपदा जो हो जाती है, जो भी हम बात कर रहे थे, हम्म। लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, अर्थक्वेक, सी हम्म। लेवल राइज। तो और स्वास्थ्य, सभी पर असर दिख रहा है। हम्म। तो ये जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जो सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाना जो कठिन हो रहा है ना, तो इसमें ये जो एक पोएटिस जो मतलब जैसे मैं यदि एक पर्यावरण के हाँ। लिए लिखती हूँ, हम्म। हम्म। हाँ, तो ये मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें जैसे मैं समझाऊंगी, जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में कि हम इसको पॉइंट टू, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है सुनना। वो जिनको जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, उनके लिए इंटरेस्टिंग है। हम्म। लेकिन अभी जैसे मैं बोल रही हूँ कि ध्वनि प्रदूषण, ऊर्जा क्षरण और वाहन प्रदूषण, ये इसके कितने ही रूप हैं। तो हम्म। दो चार लाइनों में मैंने चारों को, पांचों, जी जी जी। छहों को जोड़ पूरा दिया। सब कुछ जोड़ और दिया वो, और बहुत ही छोटे मतलब एक स्टैंजा में आपने सारा हल भी बता दिया कि हमें क्या करना हाँ, चाहिए, किसका संरक्षण करना चाहिए कि ये चीजें ना हो। अब विस्तार में जाने की बात अगर होती है तो आप जैसे पढ़ा ही रहे हो कि बड़े बच्चों को किस तरह से आप विस्तार में जाकर समझाती हैं ताकि वो उस पर धरातल पर रहकर कार्य कर सकें और उसका सही परिणाम निकल सके। लेकिन कविताओं के माध्यम से कम हम जो छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्राइमरी के हैं या सेकेंडरी या फिर हमारे बिल्कुल छोटे किंडरगार्टन के बच्चे हैं, उनको इन छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से इस चीज का भान हम कराते ही रहते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड और यस, हाँ, बहुत ही, बहुत तो सही बात है, जी यस। जी। तो ये बहुत जरूरी है और ये चीजें मेरे ख्याल से हो भी रही हैं, और जहाँ नहीं हो रही हैं उन्हें ये चेतना चाहिए और ये चेतना आनी चाहिए उनके अंदर कि अब हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं रहा। और अगर अब नहीं चेते तो फिर कभी नहीं आप चेत पाओगे इन चीजों को। नहीं, आजकल तो जो मैं बताऊं, आजकल तो जो बच्चा बच्चा है ना, वो रिसाइकलिंग की बात करता हम्म। है। ये जो नई पीढ़ी की आप बात अभी कर रहे हैं ना, तो हम्म। जो नई पीढ़ी है वो सोशल मीडिया और शिक्षा के माध्यम से वो ज्यादा सजग हो गई है। जी। हमारे जमाने में ये रिसाइकलिंग वर्ड, और ये कि हम क्लोथ रिसाइकलिंग के लिए कहीं और जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग कहीं और जाएंगे। हम्म। तो ये जो आजकल जो ग्रीन इकोनॉमी, हरित व्यवसाय जिसको बोलेंगे, रिसाइकलिंग हम्म। और टिकाऊ उपभोग, मीन्स लाइक अ काइंड ऑफ, टिकाऊ उपभोग का मतलब ऐसे हुआ कि हम्म। जैसे आप एक चीज को उपभोग कर रहे हैं, तो हम्म। उसको आप बार बार करते हैं। मान लीजिए कि जैसे उसको बार बार उस चीज को यूज करते हैं। आजकल बहुत सारी जो दुकानें हैं, जो क्लोथ्स की जैसे दुकानें हैं, कपड़े कपड़े का जो व्यवसाय है, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो पुराने कपड़े हैं वो ले लेते हैं, जी। और उसके बाद जो है यू गेट सम पॉइंट्स एंड देन दैट कम्स अंडर काइंड ऑफ लाइक कि बहुत सारे वो लोग जो है एनजीओ तो जो इस पर काम कर सतत विकास के रूप में सक्रिय भागीदारी एक्चुअली वो लोग कर रहे दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि एक और एक साधारण सा एक उदाहरण है कि स्टारबक्स कैफे जो है, हम्म। अभी मुझे अचानक से याद आ गया, शायद वक्त ना लगे तो मैं बता सकती हूँ जी क्या, जी एक बता। एक मिनट में। हाँ हाँ जो बिल्कुल। स्टारबक्स कैफे में लोगों ने क्या किया था, कुछ साल पहले की बात है, कि तो इन लोगों ने बोला कि एक हम आपको जो, जैसे कि आप जो प्लास्टिक कप में जो कॉफी पीते हैं वहां पे, तो हम्म। किसी एक जगह पर शायद लेक जो है ना, लेक जो एमआरटी के पास वाला, शायद जो ये है स्टारबक्स कैफे, या फिर एनीवेस के पास में, ये दो जगह में से कहीं एक में था। तो इन लोगों ने बोला कि यू बाई वन कप लाइक द फ्रॉम अस, and then you no need to buy 30 cups of coffee, so that one cup what we are selling to you, that is equivalent to 30 cups of
कॉफी। तो मतलब 30 आप 30 बार कॉफी पीते हैं, तो 30 बार वो जो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक जाता था, तो 1 कप आप खरीद लेते हो और उसको वो रिफिल कर सकते थे। तो इस तरह से जो हरित, जो कहते हैं ना कि हरित हरित क्रांति। व्यवसाय में ये जी लोग जो है सो मतलब अपनी सजगता दिखा रही है कंपनी। तरह 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 जी तरह की जो जी बिल्कुल। तरीके हैं इनके, हाँ कि इनको कार्बन टैक्स ना देना पड़े, और ये जो है सो इनका ग्रीन इकोनॉमी में है। क्योंकि यदि आप ग्रीन वर्क करते हैं, मतलब हरित विकास में यदि सहयोग करते हैं किसी भी जी देश में, तो ऑफ कोर्स गुड बुक में आते हैं। तो बिल्कुल। ये जो चीजें हैं आजकल, रिसाइकलिंग, टिकाऊ बुक, तो आजकल जो नई जनरेशन है वो ज्यादा भागीदारी दिखा रही है, और ज्यादातर उनको ज्ञान भी है। जी ज्ञान भी है। ज्ञान ज्ञान भी है। ज्ञान भी है। और व्यापार के साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। रखना ही चाहिए। ये एक हमारी बहुत ही कहते हैं ना कि सामाजिक जिम्मेदारी है। और बहुत सारे एनजीओज इस पर काम कर भी रहे हैं। और आजकल तो हर हर क्षेत्र में इस पर कार्य हो रहा है। तो मैं ये हम्म। आपसे जानना चाहूंगी कि लेखिका और कवित्री के रूप में आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं, स्मिता जी? अभी देखिए, मैंने ना एक आगामी योजनाएं, वक्त जो है वो मिलता तो है मुझे। अभी मैं एक किताब, मुझे लगेगा थोड़ा वक्त, तो पर्यावरण से संबंधित एक किताब है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम्म। एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान, जी। द वे ऑफ सस्टेनेबल लिविंग करके हम्म। एक मैंने किताब पर काम करना शुरू तो कर दिया है। हम्म। और कुछ हिंदी से जो संबंधित है, एक 50 के करीब मेरी कविताएं हैं, हम्म। जिसको मैंने सोच रही हूं मैं कि उनको एक किताब के रूप में, एक जो कहते हैं ना कि इस पुस्तक। शैली में प्रस्तुत करूं कि जिसमें मेरी हर विधा जो है हम्म। उसमें परिलक्षित हो। हम्म। पर्यावरण से भी संबंधित, मानवीय जो संवेदनाएं हैं उससे भी संबंधित, हम्म। और भी जो भी करेंट टॉपिक जो मैं लिखती हूँ विज्ञान और साहित्य से, तो ये जो दोनों क्षेत्र है इसको संतुलित मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि अ, एक योजनाबद्ध तरीके से काम के साथ किसी भी तरह से अपनी जो मेरी जो अंदरूनी जो भी मेरी कल्पना है उसको मैं एक किताब का रूप दे सकूं और प्रकाशित कर सकूं। जी। और ये जो आर्टिकल्स और ये लिखने का अनुभव मुझे करीब बहुत साल पहले से है। मैं 1998 हम्म। 1998 से लेकर 2003 2004 तक हम्म। बहुत कुछ लिख चुकी थी, लेकिन कभी किताब के बारे में ऐसा सोचा नहीं है, और वक्त नहीं मिला, बच्चे पालना, और साथ में हम महिलाओं का बहुत सारा जो रहता है कार्य, वो रहता है कि जब हम शुरुआत जिंदगी शुरू करते हैं तो बहुत सारा चीज होता है कि हमको अपने आप को व्यवस्थित रखना है, साथ में प्रोफेशनल यदि हैं, एजुकेटेड हैं, तो नौकरी भी चाहिए, बच्चा भी अच्छा करे। तो ये सब में वक्त नहीं मिला, तो ये आगामी योजनाएं हैं, हम्म। और ये साकार बस हो। आप लोग मुझे ये हमेशा एक मोटिवेशन देते हैं, जी। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं कि रचनात्मक लेखन जो है मेरा, हम्म। वो किस तरह से वो एक किताब के रूप में मैं प्रस्तुत कर पाऊंगी। हम्म। तो ये मेरी योजना है, और मैं कोशिश जरूर कर रही हूँ कि वो चीज़ जो है वो मैं कर पाऊँ, कम से कम इस साल नहीं तो अगले साल तक तो जरूर करना चाहती हूँ। क्या बात है। प्रकृति, मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय जो है, स्त्री अनुभव, पर्यावरण संरक्षण, ये जो सारे जो विषय है मुझे बहुत ही आकर्षित करते हैं। और मुझे जब भी ऐसा रहता है तो मैं 3 बजे रात में भी बैठ के कुछ याद आया तो मैं लिख देती हूँ, और कोशिश करती हूँ को उसको एक अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकूं। और किताब जो है, साझा संकलन तो मेरी कई आई हैं, लेकिन अभी कोशिश करूंगी कि
जी खुद जी अपने भी बिल्कुल। कुछ आप निकाल सको। आपको लिखना चाहिए। आप पर्यावरण से रिलेटेड बहुत कुछ जानती हैं और ये ज्ञान आप तक ही सीमित ना रह जाए। अगर किताब छपेगी तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और जागरूक होंगे। जी। स्मिता जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि छात्रों को आप पर्यावरण के प्रति जागरूक करती हैं, साहित्य के थ्रू कविताएं लिखती हैं और उस माध्यम से भी लोगों को जागरूक करती हैं, तो इसके अलावा कोई और विधि है जो आप अपनाती हैं? देखिए, जो आंकड़े हैं ना, जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, हम्म, वो दिमाग को छूते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, जी। क्योंकि वो मैं डेली पढ़ाती हूँ, तो मुझे वो स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है। हम्म वो मुझे याद है अभी। तो हम्म जो आंकड़े जो है वो दिमाग को छूते हैं, हम्म लेकिन कविता और कहानी के रूप में, जैसे अभी मैंने आपको स्टारबक्स का एक हम्म छोटा सा एग्जांपल दिया, हम्म ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे उसको। हम्म लेकिन अभी तुरंत मैं आपसे पूछूंगी कि आप स्कोप 1 और 2 और 3 बताया, तो जो हम्म साइंटिफिक चीज है वो इतनी याद नहीं रहती है। जो हम्म कहानी है ना, आप स्टोरी टेलिंग जो होती है ना, वो दिल तक पहुंचती है। हम्म तो जो साहित्यिक भावनाओं के माध्यम से जो जागरूकता पैदा करना है, तो मैं क्या होता है उदाहरण देती हूँ। अभी भी जैसे मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूंगी। हम्म, शीन जो एक हमारा क्लोथिंग जी जी का जी। स्टोर है, हाँ। ठीक है, हम्म सस्ता कपड़ा मिलता है, ठीक बिल्कुल। है, हाँ। बहुत साधारण भाषा में मैं डिजाइनर समझा रही हूँ। डिजाइनर भी मिलता हाँ, है। हाँ। मिलता है, बहुत साधारण मिलता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। हम्म आप जारा में जाते हैं तो जारा में बहुत महंगा मिलता है। फॉरेवर न्यू जाते हैं, अरमानी जाते हैं, मार्क्स स्पेंसर जाते हैं, ठीक है। हम्म शीन से क्या होता है, सस्ता कपड़ा मिलता है, तो जो जेनजी है, हमारे यंग जनरेशन है, हम्म उनको पता है कि इतना कपड़ा यूज नहीं होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, हम्म खरीद लेते हैं, ठीक है। हम्म वहां पर क्यों सस्ता कपड़ा वो बेच रहे हैं, क्यों ऑनलाइन। बेच रहे हैं और उनको ऐसा। ऑनलाइन, क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जिनको जो वर्क जो वहां पर लोग वर्क करते हैं, हम्म ठीक है, जो हम्म लेबर्स हैं, जो शीन के जो वर्क, शीन में जो हायर किए गए जो वर्क है, उनको पेमेंट बहुत कम दिया जाता है। हम्म तो आपको सस्ता कपड़ा मिलता है, आप क्या करते हैं, पूरी अलमीरा भर लेते हैं। वो आधा यूज होता है, आधा वेस्ट में जाता है। जी स्टोरी टेलिंग हुआ ये, जी कहानी हुआ नहीं जी है, जी। स्टोरी टेलिंग हुआ। तो हम्म ये जो स्टोरी टेलिंग है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे एक साधारण सा, जैसे कि आपको है ना यहाँ पर, जैसे कि एक अफ्रीका में एक कंट्री था, तो वहां पर क्या है कि 12 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको स्लॉटर हाउस में काम करने नहीं दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो वो क्या है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सतत विकास की बात यदि हम करते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है ना कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, लाइफ अंडर वाटर, लाइफ ऑन सी, लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, एजुकेशन टू ऑल, ये जो सारी चीजें हैं ना, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जब हम स्टोरी टेलिंग, कहानी और कविता के माध्यम से, जैसे मैंने एक कहानी बताई कि स्लॉटर हाउस में 12 साल के नीचे से के बच्चों को नहीं हायर कर सकते थे, तो कंपनी ने रूल को तोड़कर किया। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि स्लॉटर हाउस में जो है, सो वहां पर बहुत ही ज्यादा जो पियर्सिंग, जो सीजर है और छुरी है, तो वो सब बच्चों को हार्म कर सकता था, ब्लड है, तो ये जो सारी चीजें हैं उनको हार्म कर सकती थी। क्यों हायर कर लिया? क्योंकि वो बच्चे जो थे, दे वर लिविंग अंडर पॉवर्टी लेन, उनके पास खाने को नहीं था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या बात करता है कि जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, एजुकेशन टू ऑल। तो ये बच्चों को कुछ जगह नहीं मिली, तो क्या हुआ, स्लॉटर हाउस वाले ने उनको हायर कर लिया कि तुम्हें खाना दिया जाएगा, तो तुम हमारे यहाँ काम करो। तो ये जो स्टोरी टेलिंग के लिए हमें उदाहरण जो है वो दिमाग में होने चाहिए। हमको देश दुनिया जो है वो पढ़ना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और कहाँ लोगों को किस तरह से यूटिलाइज, मतलब वो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको हायर कर लेते हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा है सिंगापुर में कि हम जो है सो मेड्स को हायर करते हैं तो 23 ईयर्स ऑफ एज रहना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी जो क्राइटेरिया क्राइटेरिया बनाया है। हुआ है ताकि हाँ, एक तो लेबर, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, वो ना हो। और हम्म, कोई निकल कर आ रहा है यहाँ पर अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहा है, तो कम से कम वो अपने लिए खुद जिम्मेदार हो।
अगर वो उम्र से बहुत छोटा होगा तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, और अब कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी गलत हरकतें कर सकता है या अपने आप को नहीं संभाल सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर कंट्री। बहुत ह्यूमन राइट्स के ही खिलाफ अच्छी हो बात। जाएगा। जी। हम्म तो ये सारी जो चीजें हैं, तो जो कहानी और कवि, मेरे कहने का मतलब है कि इस बात बात पर मैं जोर दे के बोलना चाहती हूँ कि जब हम उदाहरण सहित कुछ बताते हैं तो चीजें याद रह जाती जी हैं। जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सारी तो आप चीजें हैं, जैसे उदाहरण का शीन मैंने बताया, सहारा लेते हैं। स्टारबक्स। जी। यस। जी। तो ये जो स्टोरी टेलिंग हुआ, ये दीज आर स्टोरी टेलिंग। तो हम्म। स्टोरी टेलिंग के लिए क्या है हम्म। कि पता होना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी बात को वहां रखें। जी। क्योंकि जो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज इन द टैप ऑफ फिंगर। हम्म। गूगल निकालो एंड यू विल गेट एवरीथिंग। यस पर यस। बोलने के लिए ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बोलने के लिए ज्ञान समझाना। कहाँ से तो आएगा? गुरु की तो जरूरत ज्ञान के होती लिए ही है आपको जो देश समझा दुनिया सके। पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल हम्म बिल्कुल, नॉलेज तो गेन करना ही पड़ेगा अगर आपको सही मायने में किसी के दिमाग के अंदर वो चीज डालनी है। जी। बहुत सुंदर स्मिता जी आपने बताया। तो मैं एक हम अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में हम आम नागरिक किस तरह योगदान दे सकते हैं, बहुत कुछ आपने बताया। आप सभी एवरी वन, आप सभी परिवर्तन के वाहक हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़ा असर पड़ता है। आप अप्लायंसेस चेंज कीजिए, अपना यूसेज चेंज कीजिए, कंजम्पशन, खपत जो है वो कम कीजिए। और जो कहते हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं कि जैसे एक्सेसिव यूज, यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनको वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम यूज करे। मैंने जी। जैसे आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये भी कर सकती हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो यदि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग पर ध्यान देना चाहिए। जो छोटी छोटी आदतें हैं हर दिन की दिनचर्या की, यदि हम एक आदत में शुमार कर ले कि एक्सेसिव कंजम्पशन हम नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे और रीयूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो मतलब बहुत सारे जो मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे तरीके हैं। तो जी। इसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, जिम्मेदारी। जी। जिज्ञासा और जिम्मेदारी जो है, इन सारी चीजों को यदि हम साथ लेकर चलते हैं तो यदि हम कहते हैं कि नहीं आज दीपावली है तो क्यों खरीद रहा है इतने सारे कपड़े, पुराने वाले हैं तो उसको कुछ करके पहन सकते हैं। तो एक रीयूजिंग रिसाइकलिंग माइंड में यदि हो जाए तो हमको लगता है कि एक्सेसिव कंजम्पशन यदि नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आप पर्यावरण के प्रति जागरूकता है और जिज्ञासा होगी तो आप कोशिश जरूर करेंगे कि हर दिन हम ऐसा क्या करें ताकि हमसे इस तरह का कोई भी प्रभाव ना हो पर्यावरण पर जिसके लिए हम जिम्मेदार रहें। तो उसके लिए हर लोगों को जो है सो ऊर्जा और पानी की बचत कीजिए, जी। सार्वजनिक परिवहन यूज कीजिए, स्थानीय और टिकाऊ जो है हमारा, जो स्थानीय और टिकाऊ को क्या बोलेंगे कि जो हमारा लोकल है, लोकल प्रोडक्ट्स है उसको प्राथमिकता दीजिए। जो कचरा पृथक्करण बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा वेस्टेज है, और वृक्षारोपण जो मैंने आपको बताया सिटी इन नेचर के बारे में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आम नागरिक भी योगदान दे सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और हम सभी कर सकते हैं वो सारी चीजें। जी जी, बिल्कुल स्मिता जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और सिंगापुर में हमने ये चीजें देखी हैं, यहाँ पर बचपन से ही बच्चे को पढ़ाया भी जाता है इन सारी चीजों के बारे में कि किस तरह से आपको कचरा नहीं फैलाना है, पेड़ हाँ, लगाना तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ना सिंगापुर में, है। प्लास्टिक टू पॉसिबिलिटी, हम्म। प्लास्टिक को किस तरह से हम रिसाइकिल करें उसके हजार तरीके आपको पता बता देंगे, बच्चे बता देंगे। जी जी। हम लोग तो कॉलेज और उसमें पढ़ाते हैं, पर आप मेरी बेटियों से पूछ लीजिए वो बता देंगे आपको कि कितने तरीके हैं, वो जानते हैं। बच्चों को तो भी यहाँ ब्लू जागरूकता वाटर है। में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे गंदे पानी को वो पीने लायक पानी बना देते हैं। तो इस तरह हाँ, से यहाँ पर रिसाइकिल कर। काफी सारी प्लांट्स हैं जो कि बनाए जा रहे हैं, और सिंगापुर में तो डेफिनेटली बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो स्मिता दैट्स जी, करेक्ट। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? युवा पीढ़ी के लिए बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो जागरूक हैं। बस यही है कि युवा पीढ़ी पीढ़ी जो है
वही हमारे परिवर्तन के वाहक हैं। जी। परिवर्तन जो पता है ना, जो हमारे न्यू जनरेशन है, हम्म। यदि वो जिज्ञासु है, तो उनकी जो छोटी छोटी बातों से भी बड़ा असर पड़ता है आजकल। जी। तो उनके लिए बस यही है कि युवा पीढ़ी जो है सो जागरूक रहे, और नए जो तकनीक है अ, उसको सीखें, उस पर काम करें। और जो हमारा क्लाइमेट है, और क्लाइमेट को किस तरह से हम रहने लायक रख सकते हैं, तो जिज्ञासा, नवाचार और जिम्मेदारी जो है, वो तीनों को एक्चुअली उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो और सभी के लिए है, युवा पीढ़ी ही क्यों, ये सभी के लिए ये संदेश है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को थोड़ा सा यदि बदल दें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और जो वातावरण है वो जी। शुद्ध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ ये देश की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक की व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी। हमारे इंडस्ट्रीज की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात चीज कही है। आपने स्मिता जी। या और बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया कि पर्यावरण को हमें कैसे अच्छा रखना है, स्वच्छ रखना है, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए एक लाइफ लाइफ है, जिंदगी है। तो स्मिता जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारी मंच पर आए और आपने हमें इतनी सारी नॉलेजफुल बातें बताई। और हमारे मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगली बार जब भी कभी आपकी पुस्तक रिलीज होती है, और हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी पुस्तक रिलीज हो और हम आपसे उस पुस्तक के बारे में फिर से बात या चर्चा करना चाहेंगे। तो अब तब तक के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार। अनुसुईया जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं मानवीय संवेदनाओं पर कुछ दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। या पूरी कविता तो बहुत बड़ी है, दो चार लाइनें बस बोलना चाहती हूँ। हीरे की परख जौहरी करते, रिश्तों की परख करता है वक्त। हीरे की परख जौहर, ये मेरी अपनी लिखी हुई लाइन है और पब्लिश भी है। हीरे की परख जौहरी करते, रिश्तों की परख करता है वक्त। कहाँ गए वो सारे मित्र, रिश्ते और सूत्रधार। जीवन है अस्त व्यस्त, बंद है बात व्यवहार। कृत्रिम जीवन जीने लगे हैं लोग, अनजाने में अनजाने लोग बन गए बड़े रिश्तेदार। खून के रिश्ते टूट रहे हैं, मन के रिश्ते सूख रहे हैं। अनजान लोगों में लोग सुख खोज रहे हैं। माँ बाप को भूल भाल कर सुख दुनिया में खोज रहे हैं। कौन उठाए बोझ उनका सोच रहा, कर रहा साजिशें। सियासत और विरासत पर चढ़ रही रिश्तों की बलि। प्रतीत हो रहा है ऐसा, चारों ओर मची बड़ी खलबली। आज मुझे ये बात कहनी पड़ी जो दिग्भ्रमित युवा वर्ग की थी। मैंने तो सुनी ऐसी भी बात और देखे ऐसे भी माँ बाप, जो पूछते इन बच्चों का कम ही हाल। मतलब मेरा उन बच्चों से जो धैर्य से बैठा कर रहा प्रतीक्षा, पर दूध भी मिलता पहले उसको जो बच्चा चीखे चिल्लाए। तो एक मानवीय संवेदनाएं, आज जब मैं न्यूज देखती हूँ, तो तरह तरह के जो न्यूज है, ये जो लाइनें मैं लिखती हूँ, तो अंदर से वो जो कहते हैं ना, संवेदना, इमोशन। तो जब न्यूज मैंने देखा, उसी पर मैंने लिखा कि ये लाइनें, तो मैंने बोला कि दूध भी मिलता उस बच्चे को जो बच्चा चीखे चिल्लाए। सही बात है ना। लेकिन क्या होता है कि आप कहीं सुनते हैं कुछ प्रॉब्लम, समस्या है, पर्यावरण समस्या है, तो पर्यावरण के बारे में मानवीय संवेदनाएं। तो इसको जो मैं लिखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बुक के रूप में एक ऐसी बुक लिखूं कि जो मुझे एक, जो मेरे दिल के उद्गार हैं, उस बुक में सारी, उस किताब में आए ये सारी जो चीजें, कि मैं जो देखती हूँ लिखती हूँ, किस तरह से मैं उसको पेश कर पा रही हूँ। तो ये जो सारी चीजें हैं, योजनाएं हैं, देखते हैं कि मैं कितनी सफल होती हूँ। नहीं, और बिल्कुल आप बहुत सफल अच्छा होंगी। वीएसएस को, विश्व साहित्य सेवा संस्थान को, इनको सूरज को दिया दिखाने समान है आपका जो संस्थान है। लेकिन इस संस्थान से भी हम लोगों को हिंदी जो मंच है, उस पर एक पहचान मिलती है। और मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी बुक आए, और
मैं विमोचन जो हो आपके द्वारा हो। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। स्मिता जी, और क्योंकि पर्यावरण भी हम लेकर चल रहे हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण, तो ये आप हमारे संस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर जिसे कह सकते हैं वो हैं। और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां की जाएंगी, और मुझे मतलब जहां तक मैं जानती हूँ कि आपको प्रमुख बनाया जाएगा उसका, ताकि हम और भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकें और सही डायरेक्शन में जा सकें। तो ये हमारे लिए बहुत तो ये तो सौभाग्य। हमारे लिए एक जो साक्षात्कार जो होता है ना अनुसुईया जी, जी इसमें जो हम नट शेल में बात करते हैं, मेरे पास जो है ना बरसों का अनुभव है, बहुत तरह का। मैं सिंगापुर में लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इन सबों पर, हाँ, मुंबई मास्टर प्लान तो एक बहुत पुरानी बात है, यहाँ भी मैंने बहुत सारी, तो हर जगह मैंने विधा देखा है, बहुत प्रॉब्लम सहा है। और आज जो मैं कहती हूँ ना कि मैं सोचती थी कि मेरा जो पीएचडी है वो मगध यूनिवर्सिटी से है, मैं बताना चाहूंगी, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद भी मैंने अपने आप को अपग्रेड करके, कहाँ मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करती थी और मैं अब प्रोफेशनल को पढ़ाती हूँ, जो कि 20-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर तक मेरे क्लासेस में आए हुए हैं। और उनको भी मैंने ये ट्रेनिंग दिया है, और बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन और प्रेरणा मिलती है कि जब किसी मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी के, बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी की एक है, ब्रिटिश है वो, और उन्होंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा पूरा व्याख्यान लिख दिया है वहाँ पे, मेरे सोशल मीडिया पर, कि जब मैंने उनको पढ़ाया और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि कैसे करेंगे, जैसे हम साक्षात्कार में तो हमने बेसिक बातें, हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये सारी चीजें, जीआरआई ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, टीसीएफ, डीएसएसबी, आईएसएसबी, और तो ये सारी चीजें हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये मैं बताती हूँ ना वहाँ पे। जी जी तो ये जो सारी चीजें हैं, हिंदी में प्रेरणा आप लोग देते हैं, बिल्कुल। और जो नितिन लोग जी, पढ़ने के बहुत कुछ बाद, बातें हैं आपके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें और आपको सुनना चाहिए, लेकिन समय की कमी की वजह से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और हम जी आपको अनुसैया जी, से एक बार और सुनेंगे, पक्का हम एक और सेशन आपके साथ रखेंगे और आपकी बहुत सारी बातें हम सुनेंगे। तो शुक्रिया आज के अनुसैया जी। लिए हमें लगता है कि अब हमें, धन्यवाद अनुसैया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद अनुसैया जी। शुभ रात्रि। चलिए, नमस्कार सभी लोगों को। जी। नमस्कार।